डियर लर्नर्स, आज का टॉपिक है मार्क्सिस्ट अप्रोचेस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सोसाइटीज़। ये टॉपिक मीडिया और कम्युनिकेशन के थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। अब समझते हैं कि मीडिया एनालिसिस में मार्क्सिस्ट थ्योरी का क्या रोल है। इस इमेज में क्लास स्ट्रगल, पावर इम्बैलेंस और मीडिया ऑनरशिप को सिंबॉलिकली दिखाया गया है। मार्क्सिस्ट थ्योरी के अनुसार मीडिया रूलिंग क्लास के हितों में काम करता है और डोमिनेंट आइडियोलॉजी को रिप्रोड्यूस करता है। मार्क्सिस्ट कंसेप्ट की ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है मार्क्सिस्ट थ्योरी का। बेस का मतलब है इकोनॉमिक फाउंडेशन, जैसे प्रोडक्शन और लेबर के रिसोर्सेस। सुपर स्ट्रक्चर में आता है कल्चर, आइडियोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस, जिसमें मीडिया भी एक मेजर रोल प्ले करता है। बेस और सुपर स्ट्रक्चर का रिलेशनशिप ये बताता है कि इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह कल्चर और आइडियोलॉजी को शेप करता है। एग्जाम्पल के लिए कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मीडिया हैप्पीनेस को मटेरियल सक्सेस से जोड़ता है, जिससे कंज्यूमरिज्म प्रमोट होता है। अब बात करते हैं मीडिया एज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus की। ये कंसेप्ट दिया था लुइस अल्थुसर ने। उन्होंने बताया कि मीडिया एक आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus के फॉर्म में काम करता है। इसका मतलब है मीडिया रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी को प्रोपागेट करता है ताकि सोशल कंट्रोल बना रहे। मीडिया एलिट क्लास के पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करता है, पब्लिक कॉन्शियसनेस को इस तरीके से शेप करता है जो रूलिंग आइडियोलॉजी है वही लोगों को नेचुरल लगे। जैसे न्यूज़ रिपोर्ट्स कभी कभी लेबर स्ट्राइक्स को डिसरप्टिव दिखाती है ताकि बिजनेस इंटरेस्ट सेफ रहे। हेजेमनी एंड कंसेंट। अंतोनियो ग्राम्स्की ने ये कंसेप्ट दिया था। ग्राम्स्की के अनुसार रूलिंग क्लास पावर को फोर्स के साथ साथ कल्चरल डोमिनेशन के जरिए कंट्रोल करती है। रोल ऑफ मीडिया। मीडिया एलिट वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज करता है और उन्हें नेचुरल तथा डिज़राइबल के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए एडवर्टीजमेंट्स और एंटरटेनमेंट में वेल्थ और इंडिविजुअलिज्म को ग्लोरीफाई किया जाता है, जिससे सोसाइटल एस्पिरेशन शेप होती है। अब तक हमने मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क की स्ट्रेंथ्स देखी। अब बात करते हैं लिमिटेशन की। 3 मेजर क्रिटिसिज्म है। इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म, सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर पर फोकस करना और कल्चर, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी को ओवर सिंप्लीफाई करना। ऑडियंस एजेंसी, एज्यूम करना कि ऑडियंस मीडिया कंटेंट के बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेती है। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, इंडिया जैसी डाइवर्स सोसाइटी में जहां ग्रासरूट्स और कॉरपोरेट मीडिया दोनों हैं, वहां मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता। अब हम इंफॉर्मेशन सोसाइटीज़ के बारे में समझेंगे। ये विजुअल टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है जहां इंफॉर्मेशन सेंट्रल रिसोर्स बन चुकी है। इंफॉर्मेशन सोसाइटीज़ में मीडिया और आईसीटी टूल्स नॉलेज शेयरिंग, डिसीजन मेकिंग और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को शेप करते हैं। ICTs, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ का सेंट्रल रोल बन चुके हैं एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी। अब देखते हैं कि इस सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी में इंफॉर्मेशन खुद एक कमोडिटी बन चुकी है। डेटा और इंफॉर्मेशन आज सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेस माने जाते हैं, जिन पर IT, टेलीकॉम और मीडिया जैसी इंडस्ट्रीज थ्राइव करती है। ICTs की वजह से ग्लोबल कनेक्टिविटी पॉसिबल हो पाई है। इंस्टेंट कम्युनिकेशन और आइडियाज़ का फास्ट एक्सचेंज आज नॉर्मल हो चुका है। X और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को प्रैक्टिकली इरेलीवेंट बना दिया है। इसी के साथ इकोनॉमिक्स का फोकस भी बदल गया है। अब एम्फेसिस मैन्युफैक्चरिंग से हटकर नॉलेज बेस्ड और सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर्स पर आ चुका है, जहां इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल सर्विसेज सेंट्रल रोल निभाते हैं। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस की। इंफॉर्मेशन सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी है क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अब डिजिटली अवेलेबल हो गई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मदद से लोगों को लर्निंग, ट्रीटमेंट और वर्क से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल रही है। लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है डिजिटल डिवाइड। कुछ लोग फास्ट इंटरनेट और स्मार्ट डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं, जबकि कई कम्युनिटीज़ अब भी बेसिक डिजिटल एक्सेस से वंचित हैं। दूसरा चैलेंज है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंटरनेट पर डेटा बहुत ज़्यादा है, जिससे क्रेडिबल और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। अब आगे देखते हैं नॉलेज सोसाइटी का मेन फोकस क्या होता है। इस इमेज में लर्निंग, एजुकेशन और इनोवेशन बेस्ड सोसाइटी दिखाई देती है।
नॉलेज सोसाइटी इंफॉर्मेशन से आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस करती है। नॉलेज सोसाइटी का मेन फोकस नॉलेज के क्रिएशन, शेयरिंग और उसके सोसाइटल डेवलपमेंट में यूज पर होता है। ये माना जाता है कि एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन डेवलपमेंट के की पिलर्स हैं, जिनके जरिए सोसाइटी इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली आगे बढ़ती है। अब समझते हैं फीचर्स ऑफ नॉलेज सोसाइटीज़। नॉलेज सोसाइटी में एजुकेशन का रोल लिटरेसी से आगे बढ़कर इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना होता है। टेक्नोलॉजी के जरिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन गैप्स को ब्रीच करने की कोशिश करता है। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है नॉलेज इक्विटी। इसका मतलब है कि नॉलेज और रिसोर्सेज तक एक्सेस सभी लोगों को मिलना चाहिए, खासकर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को, ताकि डेवलपमेंट इंक्लूसिव हो सके। इसके साथ ही नॉलेज सोसाइटीज़ में इंफॉर्मेशन ड्रिवन ग्रोथ पर जोर दिया जाता है। रिसर्च और इनोवेशन का यूज क्लाइमेट चेंज, पब्लिक हेल्थ और सोशल डेवलपमेंट जैसे बड़े इश्यूज को एड्रेस करने के लिए किया जाता है। अब आगे देखते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस और एग्जाम्पल्स। ये विजुअल इंडस्ट्रियल सोसाइटी से डिजिटल नॉलेज सोसाइटी तक का ट्रांजिशन दिखाता है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव इस बदलाव को पावर रिलेशन, एक्सेस इनइक्वालिटी और कंट्रोल ऑफ नॉलेज के लेंस से एनालाइज करता है। नॉलेज सोसाइटी में एजुकेशनल इनिशिएटिव्स का बड़ा रोल होता है। इंडिया में स्वयं और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसे प्लेटफॉर्म्स फ्री एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स और लर्नर्स को क्वालिटी कंटेंट तक इजी एक्सेस मिल पाता है। इसी तरह एग्रीकल्चरल एम्पावरमेंट में भी नॉलेज बेस्ड टूल्स काम करते हैं। किसान सुविधा जैसे ऐप्स फार्मर्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे वेदर अपडेट्स, मार्केट प्राइसेस और बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जिससे डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। अब बात करते हैं क्रिटिक्स के बारे में। सबसे पहला क्रिटिक है कमोडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आज इंफॉर्मेशन एक कमोडिटी बन चुकी है, जिसे खरीदा, बेचा और मोनेटाइज किया जा सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा। मार्क्सिस्ट व्यू के अनुसार इस प्रोसेस में प्रॉफिट मोटिव पब्लिक वेलफेयर पर हावी हो जाता है, जिससे नॉलेज का सोशल पर्पस कमज़ोर पड़ता है। आगे चलकर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो हमने पहले भी बात कर चुके हैं, तो वही एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम दोबारा रिपीट करते हैं। लाइक हम बात करेंगे क्रिटिक्स के बारे में, तो वहाँ पे एग्जाम्पल्स आपके लिए दोबारा लगेगा, तो उसे थोड़ा समझना है। लाइक सबसे पहला क्रिटिक है कमोडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आज इन्फॉर्मेशन एक कमोडिटी बन चुकी है, जिसे खरीदा, बेचा और मोनेटाइज किया जा सकता है। मार्क्सिस्ट व्यू के अनुसार इस प्रोसेस में प्रॉफिट मोटिव पब्लिक वेलफेयर पर हावी हो जाता है, जिससे नॉलेज का सोशल पर्पस कमज़ोर पड़ता है। ये सारी चीज़ें जस्ट टू लाइन मैं बोल चुका हूँ। वैसे ही दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू है पावर कंसंट्रेशन। जैसा मैंने बताया कि गूगल, मेटा और अमेजन जैसे टेक जाइंट्स इंफॉर्मेशन इकोनॉमी पर डोमिनेट करती है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव इस मोनोपोली और अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हाईलाइट करता है, जहां कंट्रोल कुछ ही कॉरपोरेशन के हाथ में सिमट जाता है। वहीं तीसरा क्रिटिक जुड़ा है हेजेमोनिक नैरेटिव से। ग्लोबल मीडिया कॉरपोरेशन कई बार लोकल कल्चर्स को ओवरशैडो कर देती है। एग्जाम्पल पर हॉलीवुड का ग्लोबल डोमिनेंस जो वेस्टर्न नैरेटिव्स को प्रमोट करता है, कल्चरल इंपीरियलिज्म और आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस का रिस्क पैदा करता है। सो लर्नर्स, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन ट्रेडिशंस एंड अप्रोचेस टू कम्युनिकेशन फ्रॉम द वैदिक एरा टू द 21st सेंचुरी। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।